नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से। अब जैसे कि 26 जनवरी आने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में अभी से ही राजपथ में रिपब्लिक डे की परेड के लिए प्रिपरेशन करना चालू किया जा चुका है। ऐसे में अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि इस बार डीआरडीओ की तरफ से रिपब्लिक डे के अवसर पर तेजस MK-1A में इस्तेमाल होने वाले सभी सेंसर्स और इक्विपमेंट या वेपन सिस्टम को डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें उत्तम एस रडार, सेल प्रोटेक्शन जैमर, रुद्रम-1 एयर टू सरफेस या एंटी रेडिएशन मिसाइल, अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, 1 टन क्लास की ग्लाइड बॉम्ब और स्मार्ट एंटी एफिल वेपन यानी कि 100 को डिस्प्ले किया जाएगा। अभी जितने भी वेपन सिस्टम अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर डीआरडीओ की तरफ से डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है, इनमें से अस्त्र मिसाइल को छोड़कर बाकी कोई भी सिस्टम ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इनको अभी जल्द ही ऑपरेशनल करने की बातचीत किया जा रहा है। इनमें से उत्तम एस रडार की बात करें तो इसको अभी तेजस की LSP-2 यूनिट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है और सुखोई में अभी डीआरडीओ की तरफ से सेल प्रोडक्शन जैमिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा रुद्रम एयर टू सरफेस या एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्मार्ट एंटी एफिल वेपन जैसे सिस्टम की सभी ट्रायल अभी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट रफाल को लेकर। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि भारत की तरफ से अभी अपनी नेवल फाइटर जेट यानी कि कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर के लिए रफाल M को गोवा की सोरवेस्ट टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किया जा रहा था। इसके बाद आगे चल के यहाँ से F-18 सुपर हॉर्नेट को भी टेस्ट करने की बात सामने आई थी। अब इसको लेके एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें अभी बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से पिछले 2 हफ्तों से गोवा की सोरवेस्ट टेस्ट फैसिलिटी से यानी कि INS हंसा बेस से रफाल M को टेस्ट किया जा रहा था और इस दौरान रफाल M को INS हंसा बेस से इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की कन्फिगरेशन के साथ टेस्ट किया गया था, यानी कि जिस मैक्सिमम पेलोड के साथ रफाल M इंडियन नेवी की कैरियर से टेक ऑफ कर पाएगा उस लोड आउट के साथ इसको टेस्ट किया गया था। बताया गया कि इस दौरान रफाल M को 4 माइका मिसाइल के साथ 2 ड्रॉप टैंक और एक एक्सोसेट एंटीसेप मिसाइल के लोड आउट के साथ टेस्ट किया गया था। अभी बताया गया कि अगर इसके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो आगे चल के इसको INS विक्रमादित्य से भी टेस्ट किया जाएगा और सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन नहीं बल्कि आगे चल के इनको INS विक्रमादित्य की हैंगर में स्टोर किया जाएगा, लिफ्ट से ऑपरेट किया जाएगा और हैंगर में रहते वक्त इसके इंजन को भी स्वैप किया जाएगा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि इसको आगे चल के INS विक्रमादित्य पर फ्यूचर में ऑपरेट किया जा पाएगा या फिर नहीं किया जा पाएगा। अब शुरू से ही मैंने आप सभी को बताया था कि मे बी नेवी की तरफ से अभी जिन 26 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है उनको INS विक्रमादित्य से ऑपरेट करने के लिए खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जबकि अभी के लिए INS विक्रांत से MiG-29 के फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाएगा, जिसके बाद इनको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। अभी से ही नेवी की तरफ से लगभग 100 के आसपास ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को खरीदने के लिए प्रपोजल को इशू कर दिया गया है, जिसको 2035 के बाद नेवी की तरफ से अपनी MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी प्रोडक्शन को अभी 2021 से शुरू करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की S-400 सिस्टम को लेकर। अब जैसे कि पहली बात सामने आ चुका है कि अभी भारत अपनी S-400 सिस्टम को डिप्लॉय कर रहा है और आगे चल के अप्रैल तक भारत अपनी पहली S-400 सिस्टम को पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने वाला है। अब इसको लेके जो मेन खतरा होने वाला है वो पाकिस्तान को होने वाला है और पाकिस्तान के पास फिलहाल के लिए इसको काउंटर करने के लिए कोई फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से S-400 सिस्टम को काउंटर करने के लिए अजीब अजीब तरकीब बताए जाते हैं, लेकिन वो बिना लॉजिक वाले स्टेटमेंट होते हैं। पर अभी डिफेंस न्यूज की तरफ से बताया जा रहा है कि मे बी चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को भारत को S-400 सिस्टम को काउंटर करने के लिए मदद किया जा सकता है और चाइना की तरफ से पाकिस्तान को या तो हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में मदद किया जा सकता है या फिर खुद चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ऐसे वेपन को सप्लाई किया जा सकता है जो कि S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। पहले भी पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से भारत की S-400 सिस्टम को
काउंटर करने के लिए हाइपरसोनिक वेपन की ज़रूरत पड़ने की बात कर चुके थे, जिस वजह से अभी चाइना पाकिस्तान को अपनी DF-17 जैसे वेपन को सप्लाई करने की कोशिश कर सकता है या डेवलप करने में मदद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक सीरियस बात हो सकता है। अब मोस्टली चाइना पाकिस्तान को DF-17 जैसे मिसाइल को अगर सप्लाई करने की कोशिश करेगा तो शायद ही वो इनको पाकिस्तान को सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि ना तो चाइना और ना तो पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम ग्रुप का हिस्सा है। तो ऐसे कंडीशन में चाइना डायरेक्टली इन सिस्टम को पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन चाइना पहले भी इलीगली नॉर्थ कोरिया को हाइपरसोनिक वेपन की टेक्नोलॉजी सप्लाई करने की बात सामने आ चुकी है, तो हो सकता है पाकिस्तान को भी चाइना वैसे ही मदद कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान को अभी से चाइना की तरफ से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को डेवलप करने में मदद किया जाता है और पाकिस्तान इसको चाइना की मदद से डेवलप करने की कोशिश करता है, तो इसको पूरी तरीके से डेवलप करने में पाकिस्तान को कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लग सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। अब सबको पता होगा कि हाल ही में ही इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिस्प्ले किया गया था, जिसे आर्मी डे की परेड में ओपनली डिस्प्ले किया गया था। अब अभी बताया गया कि इस रिपब्लिक डे की परेड में आर्मी की तरफ से कुछ स्पेशल करने का फैसला किया गया और इसमें आर्मी की तरफ से शुरू से अभी तक आर्मी की तरफ से जितने भी यूनिफॉर्म को यूज किया गया है या अभी तक जितने भी आर्मी के मेजर कॉम्बैट यूनिफॉर्म रहे उन सभी को इस दौरान डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है। मीडिया से बात करते हुए मेजर जनरल आलोक कक्कर ने बताया कि इस बार आर्मी की तरफ से टोटल 6 कॉन्टिंजेंट रिपब्लिक डे के परेड में शामिल होने वाले हैं, जिनमें से हर एक कॉन्टिंजेंट में 96 सोल्जर होने वाले हैं, जबकि नॉर्मली हर कॉन्टिंजेंट में लगभग 144 सोल्जर्स हुआ करते हैं। लेकिन इस बार चाइनीज रायते की वजह से इसको थोड़ा रिड्यूस किया गया है। इसके बाद आर्मी की तरफ से जो पहला मार्चिंग कॉन्टिंजेंट होने वाला है वो राजपूत रेजिमेंट की तरफ से होने वाली है और उनकी तरफ से 50s के दौर की यूनिफॉर्म को डिस्प्ले किया जाएगा और साथ ही वो सभी इस मार्चिंग के दौरान 303 राइफल को कैरी करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड कॉन्टिजेंट में असम रेजिमेंट के सोल्जर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वो 60s के दौर की यूनिफॉर्म को डिस्प्ले करने वाले हैं और उनको भी सेम 303 राइफल के साथ ही मार्चिंग करते हुए देखने को मिलने वाला है। इसके बाद थर्ड कॉन्टिजेंट के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यूनिट के जवान पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि 70s के दौर की यूनिफॉर्म को डिस्प्ले करने वाले हैं और वो अपने साथ सेल्फ लोडिंग राइफल या SLR को कैरी करने वाले हैं। इसके बाद फोर्थ कॉन्टिजेंट के तौर पर सिख लाइट इन्फेंट्री और फिफ्थ कॉन्टिजेंट के तौर पर आर्मी की ऑर्डिनेंस कोर पार्टिसिपेट करने वाली है और ये दोनों ही आर्मी की वर्तमान की एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म के साथ और इंसास राइफल को कैरी करने वाले हैं। जिसके बाद अंत में सिक्स्थ कॉन्टिजेंट के तौर पर पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान मार्चिंग करने वाले और वो हमारी लेटेस्ट कॉम्बैट यूनिफॉर्म के साथ पैरा स्पेशल फोर्सेस की स्टैंडर्ड राइफल टवॉक के साथ मार्चिंग करने वाले हैं। अगला अपडेट अरुणाचल प्रदेश की तरफ से है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसको लेकिन हमेशा से ही चाइना और भारत के बीच मतभेद रहते हैं। जब एक तरफ हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं तो दूसरे तरफ चाइना की तरफ से इसको अपना बताया जाता है और चाइना की तरफ से इसको सदर्न तिब्बत का हिस्सा क्लेम किया जाता है। अभी अरुणाचल प्रदेश की लोकल मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आर्मी में असम रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, कुमाऊन रेजिमेंट या गुरखा रेजिमेंट जैसे यूनिट्स मौजूद हैं, वैसे अभी आर्मी में एक स्पेशल अरुणाचल रेजिमेंट को भी फॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका ये कहना है कि चाइना के साथ हमारा जो भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 1962 में हुआ था, जिसके बाद 1967, 87 और 2017 में भी चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारा फेसअप हो चुका है और अभी रेगुलर बेसिस पर चाइना वाले अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आगे चल के अगर भारत और चाइना के बीच जंग होता है तो ऐसे कंडीशन में चाइना अरुणाचल प्रदेश की साइड से जरूर हमला करने की कोशिश करने वाला है और इस वजह से अरुणाचल प्रदेश की मीडिया का कहना है कि यहाँ की लोकल यूथ जो है उनको अरुणाचल प्रदेश की वेदर और ज्योग्राफी के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, जिस वजह से आगे चल के होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये उनको एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस दिला सकता है। साथ ही कुछ साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से अरुणाचल स्काउट नाम की एक स्पेशल यूनिट को भी फॉर्म करने के लिए कहा गया था, जिसको स्पेशली माउंटेन वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इस बात को लेकर उनका ये कहना है कि अभी टाइम आ गया जहां पर इस छोटे से यूनिट को एक्सपेंड किया जाएगा और इसे स्पेशल अरुणाचल रेजिमेंट का नाम दिया जाएगा, जो कि आगे चल के अरुणाचल प्रदेश की साइड में होने वाली कोई भी चाइनीज एग्रेशन का सामना करने वाला है। और उनका मानना है कि बाकी किसी भी यूनिट के मुकाबले वो बेहतर तरीके से अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाके में और रिवरिन एरिया में चाइनीज सोल्जर्स को काउंटर कर पाएंगे। और इसके बारे में आप सबका जो भी ख्याल आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।